आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो संजय सर हैं, जो कि नेशनल कलेक्शन हेड हैं एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस के। इनको 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। इन्होंने लीगल, कलेक्शन, कंप्लाइंस, रिस्क, क्रेडिट सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत क्लोजली काम किया हुआ है। इनसे आज हम सीखने वाले हैं कि डिसबर्समेंट के बाद कलेक्शन की पूरी प्रोसेस क्या होती है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड अलग अलग प्रोडक्ट्स के कलेक्शन हैंडल करने की स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे कलेक्शन डिपार्टमेंट इन दोनों को स्ट्रेटेजाइज करता है कि सिक्योर का कलेक्शन, अनसिक्योर का कलेक्शन, इसको समझेंगे। साथ साथ में हम इनसे जानेंगे कि ड्यूरिंग पीडी एज अ क्रेडिट मैनेजर आप कौन कौन से एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर्स पर ध्यान दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कस्टमर के इंटेंट समझने में आसानी होगी और एनपीए होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। इनसे हमने इस टॉपिक के ऊपर भी बात की है कि एज अ क्रेडिट मैनेजर आप अपना करियर कैसे अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं और अपने करियर में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक्स फॉर गिविंग मी अ टाइम। आपने मेरे पॉडकास्ट में आने का डिसीजन लिया, मुझे टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर। आई एम ऑल्सो ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप जॉब कर रहे हैं ऑलमोस्ट 2004 से या 5 से। बहुत जी। लंबा एक्सपीरियंस है आपका, 20+ इयर्स का। सर ये पूरी जो कलेक्शन की जर्नी है, आपने कलेक्शन, लीगल, एफसीयू, आरसीयू, मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में थोड़ा रिसर्च किया, उससे पता चला कि आपका पूरा करियर इसी के अराउंड बिल्डअप है। हम्म। तो सर इस पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे आपने क्या ऐसा सीखा जो आप चाहते हैं कि हर एक बैंकिंग एम्प्लॉय को, जो लैंडिंग में है, जो लोन स्मार्ट रहे हैं, उनको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वेरी गुड। यू आर आस्किंग मी समथिंग द experience I gained in last 21 years in a nutshell. है। यस सर। So, in a word, I always say for all the banks, all the financial institutions, एरा या समय जिस तरह से बदल रहा है और जिस तरह से रेगुलेटर है और मार्केट वॉच कर रहा है, मैं कहूंगा कि रिस्क के मामले में यू यू हैव टू फॉलो द कंप्लायंस 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 एंड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग बी लिक्विडेट योरसेल्फ। आप बीइंग बैंक, आपके पास इतनी, आप कोई भी फाइनेंशियल, आप एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, आप स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या आप बिग बैंक हो या शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आपके पास लिक्विडिटी हमेशा मौजूद होनी चाहिए सो दैट यू कैन address all the risk, even all the shocks. You can observe, you can go sail through all the problems. Then only once you are liquefied. So two things are important in my throughout my career. One is liquidity, second in compliance. प्लीज एक्सप्लेन द लिक्विडिटी टर्म, एक्चुअली द ऑडियंस हाँ, विल बेटर अंडरस्टैंड। लिक्विडिटी को अगर मैं फाइनेंशियल्स के हिसाब से अगर बताऊं या रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बताऊं, तो सबसे अच्छा जो टर्मोलॉजी हमारे पास आता है वो है डेट इक्विटी रेशियो। और बिकॉज आप फाइनेंस कंपनी हो, आप एनबीएफसी हो, यू हैव टू मेंटेन योर डेट इक्विटी रेशियो। आप जो जो भी आप, बिकॉज वट एवर यू आर लेंडिंग टू बोरोवर, यू मस्ट हैव borrowed from somebody, someone or somebody. So यस you have to repay. एग्जैक्टली। So you have to repay. So while lending to money to anyone, don't be in hurry. जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं या प्रेशर में डिसीजन मत लीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, ये पैसे वापस आने चाहिए सो दैट यू कैन ऑल्सो रिपे टू द स्टेक होल्डर। सही। हाँ, अगर ये ताना बाना या ये फ्लो आपका बना रहा, यू विल बी हम्म। ऑलवेज इन मार्केट। हम्म। हाँ, तो लिक्विड। और फिर आप ब्रॉडर वे में और समझने की कोशिश करें, तो जैसे कि एक पर्सनल फाइनेंस में हमें पता है कि हाउस होल्ड इनकम को जो है, जो मेरी टोटल इनकम है, उसमें से हाउस एक्सपेंसेस को इतना इस तरह से मैनेज करना है या अपने डेली एक्सपेंस से मैनेज करना है कि मंथली ईएमआई चुकाने के पैसे मेरे पास टाइम पे होने चाहिए। एग्जैक्टली। हमारे पास एकदम कैश क्रंच ना हो जाए, और इस तरह से भी ना हो जाए कि अगर कल को कोई मेरे पास इमीडिएट कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन आ गई तो मैं हैंड टू माउथ हो जाऊं। हम्म। पर्सनल फाइनेंस में भी ये काम आएगा आपको। और ये जब आप ऑर्गेनाइजेशन को रन करोगे, तो क्योंकि तब जब आप ऑर्गेनाइजेशन को रन करने जाते हो तो कैपेक्स ओपेक्स आपके जो है काफी मल्टीफोल्ड्स हो जाते हैं। देन यस यू सर। हैव टू थिंक ब्रॉडली। ग्रेट। ग्रेट, एग्जैक्टली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हाँ। और सर मैं ये समझना चाहता था कि जैसे HL लैब डिपार्टमेंट की हम बात करें, हम्म। कोई केस हमने सैंक्शन किया, उसकी EMI ठीक है। रनिंग हो गई, अब आज हम्म। साल भर हो गया उस केस को, अब वो हम्म। केस NPA की तरफ जा रहा है और 3 महीने हम्म। बाद उसको हमने NPA डिक्लेयर कर दिया। सर अब हम्म। यहाँ के बाद, इसके बाद कलेक्शन डिपार्टमेंट उस पे आता है और अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। मैं आपसे हम्म। पूरा प्रोसेस समझना चाहता हूँ कि सर ये क्या प्रोसेस, लाइन ऑफ प्रोसेस होता है, जिससे हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। श्रवण, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में जाता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज हम्म। आपने वो क्वेश्चन पूछ लिया जो मेरा डेली रूटीन है, ये मेरा हाँ सर। ब्रेड एंड बटर है। हम्म। तो कलेक्शन जो है 3 महीने बाद नहीं स्टार्ट होता है। हम्म। कलेक्शन तो उसी दिन स्टार्ट हो जाता है जिस दिन आपने लोन देने का डिसीजन ले लिया है। क्या? हाँ, द मोमेंट यू डिसबर्स द लोन, हम्म। कलेक्शन स्टार्ट्स। अप्रूवल होते ही आपने अगर सैंक्शन कर दिया है तो आप बोरोवर से क्या मांगते हो कि रिपेमेंट EMI। दो। तो रिपेमेंट नहीं, रिपेमेंट मोड मांगते हो, आप चेक्स मांगते हो, सिक्योरिटी चेक्स मांगते हो, हम्म। NSCS मांगते हो, ECS क्लियरिंग के फॉर्म्स मांगते हो, है ना। एक्चुअल में वो कलेक्शन पार्ट है। ओके। सो कलेक्शन ऑलवेज हम्म। स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट यू डिसाइडेड टू लेंड द मनी। हम्म। तो वंस वो डॉक्यूमेंटेशन अगर प्री डिसबर्समेंट स्टेज पे वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रहे, सो हाफ ऑफ द योर लाइफ विल बी इजी इन कलेक्शंस। ओके। नाउ कमिंग टू द कलेक्शंस कैसे करना है, और कलेक्शंस कभी भी बाउंसिंग के बाद स्टार्ट हो ऐसा जरूरी नहीं। समटाइम्स नाउ डेज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। यस सर। तो आपको वो सारी चीजें करनी है कि पहले तो उसका उस कस्टमर का EMI बाउंस ना हो। यहाँ पर हम्म। आपके सिस्टम, प्रोसेस, पॉलिसीज और बोरोवर के साथ या जिसको आपने पैसे दिए हैं और जिसके थ्रू दिए हैं, DSA होगा या हमारी इंटरनल टीम होगी। तो हम्म। अगर आपका कम्युनिकेशन चैनल जितना अच्छा स्ट्रांग है, आपकी प्रोसेस पॉलिसी जितनी ज्यादा स्ट्रांग है, जितने अच्छे तरीके से आप बोरोवर को अपने अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट की USP बताओगे और जितनी ट्रांसपेरेंसी रखोगे, उसके सही समय पे EMI क्लियर करने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। हम्म। सो हाँ, उसके बाद भी हो सकता है कुछ टेक्निकल रीजन से या कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रीजन की वजह से बोरोवर EMI बाउंस करे। तो हम्म। वहां पे कलेक्शन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपकी जो कलेक्शन कलेक्शन के रेशियोज है वो काफी अच्छे हो जाएंगे। नाउ एग्जैक्टली द स्ट्रेस जो आता है वो इसके बाद शुरू होता है, जहां पे अगर कोई जानबूझ के बिल या डिले कर रहा है या उसकी देने की नीयत नहीं है, देन द बिल्कुल एक्चुअल बिल्कुल। कलेक्शन प्रोफेशनल्स पिक्चर में आते हैं। जो यस सर। एक्सपर्ट्स हैं वो फिर पिक्चर में आते हैं और फिर अपने अपने तरीके हम्म। से वो रिकवरी स्टार्ट करते हैं। हाँ, रेगुलेटरी और नियम में कुछ चीजें प्रिस्क्राइब की गई हैं कि NPA कब करना है, तो मैं थोड़ा सा उसको डिटेल में आपको बता देता हूँ। ठीक सर। पहली कोशिश है कि कस्टमर का को उसके ड्यू में, उसके EMI के बारे में, उसके जो भी अकाउंट से पैसे कट रहे हैं उसके बारे में कस्टमर को बहुत पहले से इन्फॉर्म हो, सो दैट ही कैन ऑल्सो प्रिवेंट हिमसेल्फ टू बिकम अ डिफॉल्टर। एग्जैक्टली। ठीक है। कोशिश आज के समय में सारी बैंकों में आप दो तरीके से जो है इस समय कलेक्शन हो रहे हैं। एक, ऑफिस में, और आप टेली कलेक्शन के थ्रू कोशिश देख लीजिए। टेली कलेक्शन में भी दो दो मैकेनिज्म आ गए हैं, एक तो ह्यूमन इंटरवेंशन, दूसरा जो है AI इंटरवेंशन या ओके। इंटरवेंशन। तो हम ह्यूमन के थ्रू भी और मशीन के थ्रू भी कस्टमर को कांटेक्ट करते हैं। ओके। अब उसमें भी कई और भी कई चैनल्स इजाद हो गए हैं आज के समय में। SMS भी हो गया है और साथ साथ व्हाट्सएप भी आ गया है, अच्छा। और ईमेल भी एक नया एवेन्यू ओपन हो गया है जहां पर हम कस्टमर को इन्फॉर्म हम्म। करते हैं कि आपकी EMI बाउंस हो गई है। तो ये हो गया हम्म। हमारा प्राइमरी चैनल, बिकॉज हमारी कोशिश होती है, सारी बैंकों की कोशिश यही होती है कि कम खर्च में कलेक्शन सही समय पे हो जाए और कस्टमर को भी हम्म। वो हार्श कलेक्शन के जो एक्सपीरियंसेस है वो झेलने ना पड़े। कॉन्सिक्वेंसेस है। तो बिल्कुल। इससे क्या होता है, आप बोरोवर को या सेगमेंट को जितना अच्छा जो है आप चर्न करते हो, जितना अच्छा क्लासिफाई करते हो। मान लो आपके 100 कस्टमर हैं, 100 में से 5 आपके हैं जिनका टेक्निकल रीजन से बाउंस हुआ है, 15 कस्टमर हम्म। वो हैं जो उस दिन पैसा जब किसी वजह से नहीं जमा कर पाए, फिर 20 कस्टमर वो हैं उनको पता था कि वो जमा नहीं कर पाए लेकिन वो आपको पेनल्टी के साथ जो है इमीडिएटली देने के लिए तैयार खड़े हैं। हम्म। फिर 10 कस्टमर ये हैं कि उनको 1 हफ्ते का समय चाहिए, हम्म। कि 1 हफ्ते बाद ही दे पाएंगे। फिर उसमें से 10 या 15 कस्टमर वो हैं कि एक्चुअल में उनको लंबा समय चाहिए, वो इमीडिएटली पेमेंट करने की हालत में नहीं है पर उस महीने में वो खत्म कर सकते हैं। फिर हम्म। आखिरी के 5 या 10 कस्टमर जो बचेंगे, उसमें ये होगा कि उसमें कुछ होंगे जो किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं लेकिन पैसा देना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। हम्म। तो आप इसको आप जितना आप अपने पोर्टफोलियो को सेग्रीगेट करेंगे, जितना उसको क्लासिफाई करेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप समझेंगे, आपकी कलेक्शन की स्ट्रेटजी यहाँ तैयार हो जाती है। ओके। फिर इसी के हिसाब से जो आप अपनी डेली कलेक्शन या
मशीनी कलेक्शन, उसके बाद जो फील्ड कलेक्शन को आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं और उसके बाद उसको हम्म। प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं। आपको भी पता होगा, फिर एक टर्मिनोलॉजी आती है कलेक्शन में, पीटीपी कहते हैं उसे, ओके। प्रॉमिस टू पे। ओके। हाँ, तो आप जितना अच्छा फॉलोअप रखेंगे या जितना अच्छा आपका मैकेनिज्म होगा इस या मार्केट के, आपकी पूरी टीम की फीडबैक को या मार्केट की फीडबैक को आप कितने अच्छे तरीके से जो है आप सेग्रीगेट करते हैं, कितना अंडरस्टैंड करते हैं, कितना रीड करते हैं और उसके बाद एनालाइज करके जो है आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, तो आपके कलेक्शन के नंबर बढ़ने के चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं। तो हम्म। शुरुआती दिनों में इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टीम, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टीज लोग हमारे साथ होते हैं। इवन सारी बैंकों में आज के समय में ये है। कुछ एक बैंक इस मामले में काफी ज्यादा जो है तकलीफों में है, हमने देखा मोस्टली जो है कोऑपरेटिव बैंक या नेशनलाइज बैंकों में जिस तरीके का डेटा चर्निंग होता है वो बहुत तकलीफ देता है। तो हम्म। सेगमेंट वाइज फिर भी कहीं कहीं अच्छा हो जाता है। हम्म। तो अब यहाँ पर आ जाता है कि आप आपका मंथली फ्लो कैसा है, अब और मंथली आपके जो है एसी, फिर हर एसीआर कितने हैं, फिर आपके जो है कलेक्शन की एफिशिएंसी रेशियोज कितने आ रहे हैं। मंथली रेशियो जितने अच्छे होंगे उतना आपका हार्ड कलेक्शन बचेगा। ओके। सेकेंड स्टेज पे आते हैं, तो अगर किसी ने पास्ट ड्यूज में समझो 1 महीने का पैसा बाकी है, तो उसका दो, अब ये सेकेंड महीना आ गया जहां पे उसके पैसे नहीं आए हैं, तो नॉर्मली बहुत सारी बैंकों में, इवन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, बैंकों में और सभी जगहों पे लीगल नोटिस यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, सेकंड से ही। द अच्छा। मोमेंट यू मिस योर पेमेंट विद इन द मंथ, हम्म। तो सेक्शन 25 या सेक्शन 138 की चीजें यहां से स्टार्ट हो जाती हैं। आपको हम्म। नोटिस मिलने लगेंगे, आपको डनिंग डनिंग लेटर्स भी मिलने लगेंगे। डनिंग लेटर्स का मतलब हुआ कि रिमाइंडर कि आपका एक पैसा, ये महीने का पैसा आपका बाकी है, उसके ऊपर इतनी पेनल्टी है, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पेमेंट कर दें। थोड़ा सा सॉफ्ट हम्म। लैंग्वेज होगा नोटिस का। हम्म। और वो मोस्टली जो है इन हाउस लेटर जनरेट होते हैं, उसके रिमाइंडर इन हाउस होते हैं उसमें। और अगर किसी ने इसमें पेमेंट करने से चूक गया तो इसके बाद जो हार्श रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। नाउ इट इज ओके। स्ट्रेटजी सेज डोंट वेट फॉर द एनपीए। ओके। आप अगर एनपीए का होने का वेट कर रहे हो, देन यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन। रॉन्ग स्ट्रेटजी, यस। रॉन्ग डायरेक्शन, आपकी मूवमेंट सही नहीं होगी, फिर आपके जो स्ट्रेस बढ़ते हम्म। जाएंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले कहा था कि हम्म। लिक्विफाइड योरसेल्फ, तो आपके लिक्विडिटी हम्म। के जो रेशियो जो है वो आपके गड़बड़ होने लगेंगे। हम्म। एक छोटे से एग्जांपल से समझिए कि अगर आपने 10 लोगों यस को सर। जो है 1-1 लाख रुपए दिया हुआ है और उनसे 10-10 हजार रुपए हर महीने चाहिए, और जो 10 लोगों को 1 लाख रुपए दिया, वो 10 लाख रुपए आपने कहीं से लिए हुए, किसी एक पार्टी से लिए हुए, हम्म। किसी हम्म। एक इक्विटी फर्म से या कहीं से भी आपने रेस किया है, तो हम्म। उसको तो 10 लाख रुपए का ईएमआई आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टाइम पे चुकाना है उसको। बिल्कुल। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर 2 या 3 लोगों ने भी बाउंस किया और उन्होंने टाइम पे नहीं दिया, तो धीरे धीरे आप ऐसे ट्रैप में फंसते जाएंगे कि आप अपने ही बने जाल में फंस जाओगे। आप कुछ दिन के बाद यू विल फील कि यू आर नॉट हैविंग द मनी टू सर्वाइव ऑल्सो। हम्म। तो दिस कंसेप्ट, फिर यहीं पर जो है अब आपके आ जाते हैं, आपके रेशियोज आ जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के तरीके आ जाते हैं। सो बकेट थर्ड में आप आ जाओगे, तो 61 to 90 नॉर्मली कहा था, कहते हैं आरबीआई ने उसको गाइडलाइन में अपने जो है SMA 2 कहा हुआ है, यस सर। स्पेशल मेंशन अकाउंट आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यस। तुरंत आपको प्रिवेंटिव मेजर लेने होंगे, समझने होंगे। इवन कुछ बाकी और जो ऑर्गेनाइजेशन पहले या दूसरे स्टेज पे ही समझ जाती है कि कहाँ क्या गड़बड़ है, क्या डॉक्यूमेंटेशन की गड़बड़ है, या कहाँ पर नॉर्मली इसको आप ट्रिपल सी मेथड से आप इसको काउंट करने की कोशिश करें। कैरेक्टर, कोलेटरल एंड कैपेसिटी। ओके। हाँ, तो ये जो क्रेडिट के 3 ट्रिपल सी हैं वो यहाँ वापस काम आते हैं आपके साथ। आपको अच्छा। समझना होगा कि बोरोवर का कैरेक्टर कैसा है और क्या वो हम्म। कैरेक्टर इंटेंशनली पेमेंट नहीं कर रहा है। हम्म। फुल है तो यहाँ पर आपको फिर स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी डाउटफुल वाली। फिर सेकंड है, अगर उसकी कैपेसिटी जो है डिटेरियोरेटेड है, अब वो कैपेसिटी दोनों दो तीन तरीके से डिटेरियोरेट हो सकती है। या तो उसकी शॉर्ट बिजनेस लॉस है, या कोई मेडिकल या कोई इमरजेंसी की वजह से वो कैश क्रंच में आ गया है, उसको हो सकते हैं। और अगर उसमें भी सबसे बड़ी बात कि उसकी कैपेसिटी कभी थी ही नहीं, या अचानक से उसका जॉब लॉस हो गया है, जैसे 2008 में आपको याद होगा कि जब डिप्रेशन क्रिएट हुआ था यस सर। तो उनकी जॉब चली गई थी। हाँ, तो बहुत उसकी प्रॉब्लम हुआ। स्ट्रेटजी अलग थी, उसकी स्ट्रेटजी अलग थी, हम्म। जहां पे लोगों की जॉब चली गई थी, तो वहां पे हमने हर एक कस्टमर का जो है हैंड होल्डिंग किया और कोशिश की कि उनकी कैपेसिटी बढ़े, वो जल्दी से जल्दी किसी ना किसी जॉब में लग जाए और उनका अकाउंट एनपीए होने से बचाया जा सके, सो दैट कि उनका ओके। सिविल रेटिंग भी ठीक रहे और वो आगे जो है हम्म। अपने आप को लिक्विफाइड कर सके। बिल्कुल। जी। तो ये हो गया आपका, आपकी कैपेसिटी से रिलेटेड। तीसरा पॉइंट है कोलेटरल। या। अब कोलेटरल कई तरीके के हैं हमारे पास। सबसे बेस्ट जो चलता है वो हाउसिंग फाइनेंस में हाउसिंग लोन, घर चलता है, तो घर की ईएमआई नॉर्मली कोई बाउंस करना नहीं चाहता है। हाँ सर। लेकिन फिर भी
हो जाता है। रेशियो ये कहता है कि इस सेगमेंट में भी काफी अच्छा खासा एनपीए इंटेंशनल यस सर। इंटेंशन के साथ जो है हो रहा बिकॉज है, हो रहा है। इसके इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं। समटाइम्स यू आर डिपेंड ऑन द बिल्डर। ओके। बिल्डर ने हो सकता है डिले कर दिया हो प्रोजेक्ट बनाने में, उसने घर की चाबी जो है सही टाइम पे नहीं दी है, या कोई लिटिगेशन चल रहा है, या फिर आप आपके अपने जो है, क्योंकि बिकॉज यू आर लिविंग इन अ होम, आपके अपने भाई के साथ कोई लड़ाई चल रही है, हाँ सर, ये भी पॉइंट है। समटाइम्स दिस ऑल्सो मैटर्स उस हम्म। प्रॉपर्टी के रिलेटेड। फिर अगर आपने वो ट्रैक्टर लिया है या आपने कार लोन लिया हुआ है, आप उसको डेली यूज नहीं कर रहे हो, या आपके लिए आप वो नॉन अनबेरेबल हो गया है। इवन कभी कभी तो लोग जो है घर बेच देते हैं बिना बैंक से एनओसी लिए बिना, हम्म। evade the security which is not ओके। allowed as per contract। हम्म। तो आप अगर ट्रिपल सी मेथड पे आपको 61 to 90 में केस समझ में आ गया, 2-3 महीना काफी होता है हम्म। किसी केस को समझने के लिए, उसकी मूवमेंट को समझने के लिए, उसकी बारीकी को समझने के लिए। तो यू कैन स्ट्रेटेजाइज प्रिवेंटिव मेथड क्या हो सकता है। नॉर्मली सबसे बेस्ट जो चलता है कि किसी भी तरह से जो एक एक ईएमआई लेके जो है उस केस को एनपीए होने से बचाओ। यस सर। ये कॉमन स्ट्रेटजी है, ठीक है हम्म। ना। पर इसमें आपकी आपकी स्ट्रेटजी के साथ साथ इक्वली बोरोवर भी आपके लिए जो है आपको रेसिप्रोकेट करना चाहिए। तो सपोर्ट हम, करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, वो जितना अच्छा कॉपरेट करेगा, जितना अच्छा उसको, अब यहाँ पे अवेयरनेस की काम आती है। जितना अच्छी तरीके हम्म। से आप उसको अवेयर करोगे और उसकी प्रॉब्लम को समझ के जो है निकाल दोगे, उतना आपका अच्छा बन जाएगा। लेकिन हाँ, इसके हम्म। बाद भी अगर किसी वजह से जो है केस एनपी में फ्लो हो रहा है, देन यू हैव टू कम विद द प्रूडेंशियल, जो आरबीआई की प्रूडेंशियल नॉर्म्स है ऑलरेडी। हम्म। आरबीआई ने 2005 में ही बहुत वेल डिफाइन कर दिया था कि एनपीए कैसे करना है। तो एनपीए की जो परिभाषा जो आरबीआई की गाइडलाइन में है, विच इज वेरी क्लियर, एनी पेमेंट ड्यू बियॉन्ड 90 days, आइदर यस सर। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, एनी पेमेंट। हम्म। सो द मोमेंट इज, अच्छा ये आजकल जो है ना सिस्टमेटिक भी हो गया है, बिकॉज हम्म। सिस्टम ड्रिवन जो है, जैसे ही 91 डीपीडीज हुई तो अकाउंट अपने आप उसको रेड फ्लैग कर देगा और या एनपीए फ्लैग कर देगा। ओके। हाँ, तो द मोमेंट इज बिकम एनपीए, अब आपकी हार्ड रिकवरी चालू हो गई यहाँ पर। हम्म। तो हार्ड रिकवरी के लिए फिर आप लीगल में जो सबसे अच्छा टूल अवेलेबल है, जो मोस्ट इफेक्टिव है, वो है सरफेसी एक्ट। यस सर। Why SURFACE? Because SURFACE gives power and empower to authorized officer of the bank to take the any action, including purchasing the property or assets without intervention of court or police or any government mechanism. यस सर। Even you can liquefy those assets without of the government or any court or any forums. ठीक है, मैं ब्रीफ में आपको सरफेसी एक्ट बता देता हूँ यहाँ पर, जो लोग ऑडियंस हमारे हाँ सर, सुनने में बिल्कुल सही इंटरेस्टेड बात होंगे, है। ब्रीफ में, कि 5 पॉइंट जो है इसमें बहुत जरूरी है। हम्म। वन इज, ये पहले तो अकाउंट एनपीए होना चाहिए, और उसके जो भी डेफिनेशंस हैं उसमें आपके नोटिस में, आपके आपके डॉक्यूमेंट में ये चीज प्रॉपर डिफाइन होनी चाहिए कि ये एनपीए हो गया है। फिर बोरोवर, गारंटर या को बोरोवर या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और इसके अलावा जो उन्होंने सिक्योरिटी आपको हाइपोथेटिकेट की है या मॉर्गेज की है या जिस पे भी चार्ज क्रिएट किया है, वो वेल डिफाइन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप उसको अपने नोटिस में कवर करें। जो ड्यूज आपको रिकवर करने हैं वो बहुत प्रॉपर तरीके से जो है इसमें डिफाइन होनी चाहिए। 4 पॉइंट, जो बैंक बहुत बहुत पहले तो बहुत ज्यादा गलतियां करते थे बैंक जो है, कि अपना ऑथराइज ऑफिसर जो अपॉइंट करते थे रिकवरी के लिए, वो डिफाइन ही नहीं करते थे। सो हाँ सर। तो सरफेसी एक्ट का जो पहला पहला जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है वो सेक्शन 13(2) में डिमांड नोटिस होती है। आप यस सर। बोरोवर को डिमांड नोटिस देते हैं, तो डिमांड नोटिस में ये 4-5 पॉइंट जो है अच्छे तरीके से, ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से मेंशन होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर ये अच्छी नोटिस आपकी बन गई और आपने सही तरीके से बोरोवर के पास जो डिमांड दे दी, तो पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सर्विस ऑफ द नोटिस। सारे ओके। बोरोवर, को बोरोवर और अप्लीकेंट, को अप्लीकेंट और गारंटर को ये नोटिस सही तरीके से सर्विस होनी चाहिए। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन से इट्स अ डॉक्ट्राइन। ओके। ये नोटिस सही तरीके से बोरोवर को सर्विस हो जानी चाहिए। अगर ये स्टेज आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका लीगल जो है, आपका बाइबल हमेशा के लिए तैयार हो गया। यस सर। अच्छा, अब आप इसकी नोटिस कैसे जो है सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन अलग अलग होती है। कहीं बोरोवर है, कहीं नहीं है, कहीं या वो शिफ्टेड है, स्किप है, कई रीजन हो सकते हैं। तो उसमें सर्विस करने के जो है 4 तरीके जो है एक्ट में ही लिखे हुए हैं। सरफेसी एक्ट 2002 में धारा 13(2) की में ही ये बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड है कि आपको 4 तरीके से नोटिस सर्विस करनी है बोरोवर को, और 4 में से मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए किसी भी हालत में। पहला है, बोरोवर को
स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोर्ट से भेज दो। ठीक उसके है। सारे नोन एंड अननोन एड्रेसेस पे नोटिस को आपको जो है सर्विस करनी है। दूसरा, हम्म। उसको हैंड डिलीवरी दे दो, हाथ में दस्ती भेजो, बोलते सही है। हैं। हाँ, आप उसको हाथों हाथ ऑथराइज ऑफिसर जाके जो है हाथों हाथ उस नोटिस को सर्विस कर दे। तीसरा हम्म। है, उसकी उस प्रॉपर्टी पे अगर वो घर है तो उसके किसी ऐसे पार्ट पे, कॉन्सियस पार्ट पे, जिससे कि उसको और पब्लिक को जो है नोटिस दिख सके, उस हिस्से पे चिपका दो। हम्म। चौथा और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर पहले के 3 में से कोई भी आपके फेल होने के चांसेस हैं या आपको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं बन पाएगा, तो चौथा तरीका है, उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो। ओके। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी सरफेसी एक्ट की नोटिस और 13 की नोटिस एक परफेक्ट आपका मटेरियल तैयार हो जाता है और नोटिस आपकी सर्विस हो जाती है। तो इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रॉपर हो गए, तो सरफेसी एक्ट की इस नोटिस की एक खास बात है, हम्म। इसमें बोरोवर को भी बराबर का अधिकार है। 2 अधिकार आप बोरोवर को अपनी नोटिस के थ्रू देते हो। एक, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, मतलब बोरोवर यस सर। अपनी बात जो है ऑथराइज ऑफिसर के सामने आके रख सकता है हम्म। विद इन 60 डेज और विद इन टाइम लिमिट, जिसे सेक्शन 13(3) कहते हैं। इससे क्या होगा कि बोरोवर की अपनी समस्या जो है बैंक सुन सकती है, तो सुनने का बता अधिकार देगा, मिल गया हाँ। बोरोवर को। हम्म। सेकंड, 60 डेज का स्टेचुटरी पीरियड देते हो आप, कूलिंग पीरियड जिसे आप समझ ओके। लो या मॉरिटरियम समझ लो। हम्म। पर ये हम्म। एक्चुअल में मॉरिटरियम नहीं होता है, ये सिर्फ ये होता है कि 60 दिन के अंदर आप अपना लोन चुका, है ना, या ऐसा एक्शन ले लो टाइम दिया जिससे कि जाता है। हाँ, आगे चीजें जो है खराब ना हो सके। और अगर बोरोवर हम्म। इस 60 डेज की टाइम लिमिट का पूरा पालन कर लेता है, फायदा उठा लेता है, तो हम्म। बहुत सारी चीजों से और बहुत सारी, पर देखा यह गया है कि अमूमन जो है अच्छे लोग जो है इसका फायदा उठा लेते हैं, और जो किसी हम्म। वजह से नहीं उठा पाते हैं तो बैंक फिर अपनी कार्रवाई आगे करता है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट जो स्टेप बैंक लेता है रिकवरी में, मैं लीगल मैकेनिज्म में बता रहा हूँ, और भी सरफेसी हम्म। में, वो है 13(4). 13(4) तेरह यहाँ चार, पर तेरह बहुत चार का इंपॉर्टेंट। नोटिस। हाँ, सेक्शन 13(4) ऑफ सरफेसी एक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक तरह से आपको क्वाजी जुडिशियल पोजीशन पे ला देता है। हम्म। यहाँ पे आप उस प्रॉपर्टी या उस एसेट को जो है बैंक ऑफिसर एज ऑथराइज ऑफिसर जो है उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, अपने कब्जे में ले ओके। सकता है। हाँ, पोजीशन नॉर्मली ले लोग सकता है। इसको जो है सिंबॉलिक पोजीशन कहते हैं कि सिंबॉलिक पोजीशन का एक्शन हम्म। है, पर एक्चुअल में एक्ट में ऐसा नहीं है। एक्ट डजन हम्म। नेवर सेज अबाउट एनीथिंग कि व्हाट इज सिंबॉलिक और इट इज एक्चुअल। हम्म। उसमें तो सिर्फ पोजीशन की बात है, और बैंक हम्म। ऑफिसर चाहे तो फिजिकल पोजीशन 13(4) के बेसिस पे ही ले सकता है। इवन इफ ही रिक्वायर्ड ही कैन टेक असिस्टेंस ऑफ लोकल अथॉरिटीज इंक्लूडिंग पुलिस ऑल्सो देयर, बट समटाइम्स हम्म। पुलिस डिनाई ऑन दिस स्टेज। ओके। हाँ, तो फिर अगर 13(4) के स्टेज के बाद बैंक ऑफिसर को लगता है, ऑथराइज ऑफिसर को लगता है कि नहीं, अब मुझे जो है कोर्ट या पुलिस या डीएम की मुझे जो है जरूरत है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है, वहां पे वो एप्लीकेशन फाइल हम्म। कर सकते हैं, जिसे हम सेक्शन 14 में एप्लीकेशन फाइल करना कहते हैं। सेक्शन हम्म। 14 में हम डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देते हैं, एंड उसके बाद हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब इस ओके। यहाँ तक काफी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की और काफी आ चुकी है, एपेक्स कोर्ट की, कई सारे हाई कोर्ट्स की भी, और इवन डीआईटीज की भी आ चुकी है कि हम्म। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन है, यहाँ हम्म। पे सरकार नहीं है। अब इसके बाद बोरोवर को अगर लगता है कि इन सारे मेजर्स में कहीं भी गड़बड़ी है, या उसको लगता है कि बैंक नहीं उसकी बराबर सुन रहा है, तो बोरोवर के पास जो है सेक्शन 17 का अवेन्यू ओपन हो जाता है। बोरोवर हम्म। कैन अप्रोच टू डीआईटी और एनी सुटेबल फोरम अंडर सेक्शन 17 अगेंस्ट द बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज। ओके। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा लीगल लड़ाई जो है ना कोर्ट पे चलने लगती है, जिसकी एक्चुअल में हम्म। दरकार नहीं है। हम्म। तो अब वो कोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू जो है ट्रायल होते हैं कहीं कहीं, या डीआईटी में तो जो है क्या होता है, एक या दो सुनवाई में मामले अमूमन जो है फैसले जो है सेटल हो जाते हैं। हम्म। बिकॉज डीआईटी का में अप्रोच करने का एक अच्छा नहीं है, जो बोरोवर के ऊपर एक बंधन है कि जब भी आप हम्म। डीआईटी को सेक्शन 17 में अप्रोच करोगे, यू हैव टू डिपॉजिट 25% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग। ओके। हाँ, तभी वो एक्ट में केस ये लिखा जाएगा हुआ है। आपका वहां पे। हाँ, एक्ट में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है। तो अब कभी कभी उसमें भी कंसेशन लेते हैं कोर्ट से, दैट इज अप टू कोर्ट कि वो कंसेशन देना हम्म। है या नहीं देना है, पर मोस्टली बैंकों की रिकवरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ओके। फिर भी कुछ बदमाश के टाइप के केसेस होते हैं जो मार्केट में आपने कई तरीके से नाम सुने होंगे, आई विल नॉट टेक द नेम हियर। हाँ हाँ हाँ, हाँ। बट काफी नाम आपने सुने होंगे, या हम्म। डेटा डीआईटी का डेटा आपको दिखा देगा कि बोर्ड भरा हुआ है आज के समय में। सही तो बात है सर। तो वो कभी कभी क्या होता है, आप कंसेशन को जो है ना रूल बना लेते हो, और रूल को जो है ना अधिकार बन मान लेते हो। तो मैं यहाँ पे अगर कोई बोरोवर भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा होगा तो उसे बताऊंगा कि एनी रिलैक्सेशन इज नॉट योर राइट। यस सर।
ठीक है ना। और बैंक ऑफिसर्स को भी ये बताना चाहूंगा कि वाइल एक्सरसाइजिंग एनी वेवर और कंसेशन हियर, always say that it's not their right, it's always up to the bank to decide whether they have to give the concession or not. एग्जैक्टली। सो ओटीएस और सेटलमेंट के प्रोसीजर यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से काम आते हैं, वो मैकेनिज्म यहीं पे काम आता है, ज्यादातर तरीके पे यहीं पे काम आता है, इसके पहले भी काम आता है, इसके बाद भी काम आता है, लेकिन यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सेक्शन 14 की कार्रवाई करो, आप प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लो, पोजीशन नोटिस के साथ जो है 13/8 मतलब प्रॉपर्टी को रिडीम करने का एक ऑप्शन जो है देना होता है बोरोवर को। फिर 13/9 की नोटिस मतलब आप रिजर्व प्राइस फिक्स करते हो और प्रॉपर्टी को पब्लिक ऑक्शन में रखते हो, ठीक है ना। ऑक्शन में रखने के जो है आज के 3-4 तरीके जो है एक्ट में लिखे हुए हैं। पहला है पब्लिक ऑक्शन, दूसरा है प्राइवेट टीटी, तीसरा आजकल जो है बहुत ज्यादा प्रचलन में है ई ऑक्शन। बट ई ऑक्शन और पब्लिक ऑक्शन इज द सेम, ठीक है। तो अब क्योंकि वहां पे मार्केटिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, लीगल हैसल्स इन्वॉल्व है, और बैंक की अपनी इंटरनल प्रोसेस एंड पॉलिसीज इन्वॉल्व है कि कैसे आपको बिडर के साथ ट्रीट करना है, बिकॉज आप प्रॉपर्टी या एसेट को जो है किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हो, तो कैसे उसे इंट्रोड्यूस करना है। अब उसके ऑक्शन के नियम अलग चलते हैं, उस ऑक्शन में भी जो है बिडर को भी जो है कई सारे टाइम लिमिट का फॉलो करना है। अब चूंकि पूरे सरफेसी एक्ट की सबसे अच्छी खासियत यही है कि ये वेल डिफाइंड टाइम डिफाइंड प्रोसेस है। पहले आपने 90 दिन लिया एनपीए होने के लिए, फिर 60 दिन लिया आपने 13(2) के बाद, उसके बाद जो है 7 दिन की नोटिस देके आपने प्री पोजीशन किया या डायरेक्टली आपने पोजीशन की एक्टिविटी पे चले गए, ठीक है। जैसे ही आपने पोजीशन लिया 30 दिन की नोटिस बोरोवर को देनी है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। 30 दिन की नोटिस के बाद अगर कोई अच्छा बोरोवर आपको बायर मिल गया उस प्रॉपर्टी का, तो आप उस प्रॉपर्टी को बेच देते हो। तो नॉर्मली अगर स्टैंडर्ड प्रोसेस देखा जाए तो 8 से 9 महीने में सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। इस दौरान अगर लिटिगेशन हुआ, बोरोवर डीआरटी गया, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है डीआरटी को भी जो है 45 दिन या 90 दिन के अंदर केसेस को डिसाइड करना है, ठीक है ना। अगर कलेक्टर के पास गया तो 30 दिन के अंदर उसे अपने डिसीजन दे देने हैं पोजीशन के। तो पूरा प्रोसेस जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है डिफाइंड है, टाइम लिमिट डिफाइंड है कि ऐसे ऐसे करना है, महीने में केसेस खत्म हो जाते हैं। हाँ, अब लिटिगेशन के अब अलग, अब जुडिशियल मैकेनिज्म थोड़ा इस मामले में हेल्प नहीं करता है, तो इसलिए टाइम बढ़ जाता है। लीगल, ये तो हुआ लीगल का वो पार्ट जो हम डिस्कस करते हैं सबसे अच्छे तरीके से कि ये हमारा सबसे मोस्ट इफेक्टिव एंड पावरफुल टूल है, क्योंकि ज्यादातर अधिकार आपने देख लिया बैंक ऑफिसर को ही है, ऑथराइज ऑफिसर के पास है। इसके अलावा आर्बिट्रेशन कर सकते हो, सेक्शन 138 में बोरोवर आप चेक बाउंसिंग के केसेस लगा सकते हो। चेक बाउंसिंग के साथ साथ सेक्शन 25 में अगर वो ईसीएस या एनएसीएस बाउंस है तो उसको भी आप इम्प्लीफाई कर सकते हो। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे कानूनी हथियार हैं, आईबीसी हो गया है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में आप जा सकते हो। अगर सामने कोई कंपनी है या कॉर्पोरेट है तो आप उसे आईबीसी में जो है ट्रीट कर सकते हो। फिर उसके अलावा कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है अगर, तो आप उसे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है डील कर सकते हो। फिर पुराने जो हमारे रिकवरी के मेथड है आरडीबी एक्ट और डीआरटी एक्ट में भी बहुत सारी, अगर आप प्रॉपर बैंक हो तो आप डीआरटी एक्ट में जाके जो है आप डीआरटी के रिकवरी ऑफिसर के थ्रू रिकवरी करवा सकते हो। तो देयर आर सर्टेन, इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो बहुत कम चलन में है लेकिन हैं। जी, तो ये इन सब चीजों का क्रक्स क्या है कलेक्शन में? क्रक्स ये है, ऑलवेज फॉलो 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 फॉलो, जिसे हम कहते हैं कलेक्शन का गोल्डन रूल क्या है? फॉलो फॉलो फॉलो। किसी भी प्रोसेस को आप तोड़ो मत जब तक कि आप रिकवरी आपकी खत्म ना हो जाए। कहीं भी आधे अधूरी डिस्कशन को जो है आप मत बढ़ाओ, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स आपको जो है बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं पहुंचाएंगे। और फॉलोअप इतना स्ट्रांग रखो कि छोटी छोटी माइन्यूट चीजें भी अगर चेंज हो रही हैं तो आपको पता होना चाहिए। सो आपकी प्रोसेस पॉलिसी एक दूसरे के साथ, आपके रिसोर्सेस जो भी आपकी टीम है, इंटरनल और एक्सटर्नल एजेंसीज जो भी आपके हेल्पिंग हैंड्स हैं, उनको जो है एक दूसरे के साथ सिनर्जाइज करके रखो, आपका कलेक्शन अच्छा आएगा। ग्रेट सर, ग्रेट। आपने सारी चीजें बहुत स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो फर्स्ट टाइम भी सुन रहा होगा, जिसको सरफेसी भी नहीं पता और ये पूरा प्रोसेस का कोई आइडिया नहीं, उसके लिए भी बहुत अच्छा आपने शुरू से लेकर लास्ट तक समझा दिया। अब सर मेरा एक ये सवाल है, ये मैं अपने क्रेडिट मैनेजर्स के लिए पूछ रहा हूँ कि आपके पास जो केसेस आते हैं जिसमें बाउंसिंग होती है और जो कि एनपीए हो जाते हैं, तो कुछ मुझे ट्रेड्स समझने हैं कि उस गैप बेसिकली जानना चाहता हूँ। आपके पास एक पैटर्न आपको समझ आता होगा क्योंकि आप मल्टीपल केसेस देखते हैं कि कहाँ पर एज अ क्रेडिट मैनेजर हम गैप छोड़ देते हैं अपनी अंडर राइटिंग, जिसकी वजह से केसेस उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो मैं जानना चाहता देखो, अगर आप एग्जिस्टिंग लोन के प्रीपेमेंट ट्रैक पे अगर जाओगे तो सबसे अच्छा टूल जो हमारे पास अवेलेबल है, किसी भी क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट ले लीजिए। हूँ। मोस्ट पॉपुलर जो है सिविल है, तो हम सिविल पे देखते हैं।
हम्म, सिविल पे आप देखोगे तो आपको अगर उस बोरोवर के पास मल्टीपल लोन्स हैं, तो हम्म, क्या वो जो भी लोन है पहले तो उसने कब लिए हैं, आज के समय में डिफाइन करना जरूरी है, क्या वो कोरोना के काल के पहले के लोन थे या उसके बाद के लोन है। हाँ तो सर बिल्कुल ये सेगमेंटेशन तो अभी आपको करना पड़ेगा कम से कम अगले 10 से 15 साल तक। इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न रहेगा अभी भी। तो क्योंकि कोरोना के दौरान उसके पीछे एक ही रीजन है कि कोरोना के दौरान लगभग लगभग सभी की इनकम एक्टिविटी बंद हो गई थी, हम्म, है ना। तो और बैंकों और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और बैंकों के जो नॉर्म्स थे उस समय, मॉनिटरिंग जो भी दिया गया, वो मार्केट को कैच करने के लिए नाकाफी था। ये हमें बहुत देर में समझ काफी। में आया, लेकिन समझ में आ गया था। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलेक्शन देना होगा। तो पैटर्न ऐसे समझो कि क्या वो सिक्योर्ड लोन था या अनसिक्योर्ड लोन था। इसमें भी हम्म, सिक्योर्ड लोन में भी आप गोल्ड लोन को थोड़ा साइड कर दो, हम्म, बिकॉज गोल्ड लोन को आप नॉर्मल लोन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। हाँ, अब आपने कंज्यूमर अगर लोन लिया हुआ है छोटे मोटे मोबाइल और उसके भी, उसको भी थोड़ा सा आपको जो है एक कम वेटेज में रखना पड़ेगा, बट उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। हम्म, हाँ, क्योंकि वो आपकी डेली नीड्स का पार्ट है वो। यस सर। ठीक है ना। अब आ जाते हैं, अगर उसने हाउसिंग, व्हीकल या ऐसे बड़े लोन लेके रखे हैं, मैं इंडिविजुअल रिटेल सेगमेंट की बात कर रहा हूँ पहले तो। अगर और उसने सिक्योर्ड लोन लिए हुए हैं और उसकी रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसके रीजनिंग आपको समझने पड़ेंगे, पेमेंट पैटर्न को देखना पड़ेगा। व्हीकल लोन तो फिर भी जो है लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हाउसिंग लोन अगर कोई आदमी इग्नोर कर रहा है, आप समझ लो कि वो फिर आगे जाके बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला है। बिकॉज मोस्ट प्रेफरेबल जो आदमी का बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्रोडक्ट जो या उसका अपना एसेट है वो घर है। तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, रोटी कपड़ा मकान में अगर मकान का लो है, आप लोन नहीं चुका रहे हैं, हम्म, तो सीधी सी बात है कि आप ऐसी चीज में रह रहे हो, आप रेंट नहीं दे रहे हो और मकान मालिक आपको बहुत ज्यादा टॉलरेट नहीं करेगा। बिल्कुल और वो सही फिर बात। आपकी घर की शांति, सुख, समृद्धि और आगे बाकी काफी चीजों के लिए मैटर करता है। तो हम्म, इसलिए आपको यहाँ पर वो पॉइंट्स देखने होंगे। अगर आप सिविल पैटर्न में देखोगे, अनसिक्योर्ड लोन है या जिस भी पर्पज से वो लोन लिए गए हैं, तो आपको वो पेमेंट रिपेमेंट पैटर्न से ही समझ में आ जाएगा कि वेदर इट इज ए जेन्युइनली टेकन लोन, और जो जो भी ग्लिचेस हैं उसके, अगर डीपीडीज दिख रही है उसके अंदर, आपको डेलिवेंसीज दिख रही है, काफी समय लगातार दिखी है, या उसने रुक रुक के पेमेंट किया है, किसी में इंटरेस्ट सर्व कर रहा है या प्रिंसिपल भी पे कर रहा है, तो इससे आपको हम्म, समझ में आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली हिज इंटेंशन इज देयर। समटाइम्स हम्म, borrower may provide you some documentation, some details why his there is a derogation or delay in the repayment. So after understanding everything, you can decide. Don't be always judgmental. Prejudice. Don't be prejudiced before listening to the borrower, यस सर, because he is बहुत equally इम्पोर्टेंट। important in civil. एग्जैक्टली। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हम डेटा को जो है एआई के माध्यम से या किसी ना किसी लीगल या अल्गोरिदम या मशीनी लैंग्वेज में हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये तकलीफ वाला केस है, या ये हमेशा अच्छा रहा है, ये अच्छा ही रहेगा। नेवर। ऑलवेज जब भी आप अपने आप को प्रिजुडाइज मान से क्रेडिट डिसीजन लेंगे, तो आप पाएंगे कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास ना होने की वजह से आपने परफेक्ट डिसीजन या सही डिसीजन नहीं ले पाए। परफेक्ट डिसीजन नाम की कोई चीज नहीं होती क्रेडिट में। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे सही डिसीजन कई तरीके से हो सकते हैं। यस बोलना है तो भी जो है किस कंडीशन पे बोलना है, और कितने रिस्क को कितने वेटेज के साथ या किस डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो आपको यस करना है, और अगर आपको ना बोलना है तो ना की रीजनिंग क्या होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। जी। सारी लड़ाई ही यही है सर, क्रेडिट की और सेल्स की। सारी हाँ लड़ाई ही यही है कि वो सर, हम मना कर कल रहे हैं, वो हाँ कर रहे हैं, तो क्या है। प्री डिसबर्समेंट क्रेडिट और सेल्स की लड़ाई होती है, पोस्ट डिसबर्समेंट बोरोवर और बैंक की लड़ाई हो जाती है वो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यस। क्रेडिट मैनेजर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर यही आता है कि हम चाहते हैं ये केस ना हो, ड्यू टू हम्म, दिस रीजन, पर हम्म। सेल्स टीम के ये मिटिगेट्स हैं और वो चाहते हैं कि ये केस हो। इसको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाइस वर्सा बहुत श्रवण आती बात है। करते हैं हम, मैं हाँ इसको अपने वही। अपने एक्सपीरियंस से मैं वाइस वर्सा बात करता हूँ, बिकॉज हाँ, मैं क्रेडिट में भी काम कर चुका हूँ। वही वही। कभी कभी हम रिजेक्शन के रीजन की बजाय जो है ये देते हैं, वी एक्सेप्ट द रिस्क बट ऑन दिस हम्म, दिस कंडीशंस। ओके। ये डॉक्यूमेंट आने चाहिए, ये इंडिमिटी या ये हमको एनओसी चाहिए, और इसके बाद हम हम्म, करेंगे। सी नाउ इट इज, हम्म, यू कैंट से नो टू एनीबडी। यस सर। कंपटीशन भी इतना तेज है, और रिस्क कैपिटलाइजिंग कैपेसिटी आज के समय में लगभग लगभग सभी बैंकों के साथ है। ठीक है। और टेक्नोलॉजी और टूल्स आपको इतना ज्यादा अच्छा सपोर्ट करने के लिए है कि आपको डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा चर्न करने की जरूरत नहीं है। बस आपको आंख रखने हैं और बेसिक प्रिंसिपल नहीं भूलना है। हम्म, अगर आप नॉर्मली जितने भी क्रेडिट के रॉन्ग हुए हैं, आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक को ही भूलने की वजह से हुए हैं। यस सर। पहला तो यही है कि कोई भी डिसीजन जो है ना, आपको अंडर प्रेशर नहीं लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट।
हमेशा ये कहूंगा कि सिर्फ सामने वाले ने कहा है या आपकी हायरार्की में आपके किसी ने कहा है, डोंट टेक डिसीजन फॉर दैट वन। आज भी बैंकों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि बैंक में कोई भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं है। हम्म। क्रेडिट मैनेजर डिफाइंड है, वो आपका रोल डिफाइंड है, क्या आप सैंक्शनिंग अथॉरिटी हो। तो हर बैंक में अलग अलग तरीके का जो है पॉलिसी बना हुआ है कि 5 लाख तक का लोन ये करेगा, 10 लाख का लोन ये हाँ, करेगा, 20 लाख का वही लोन ये वही वही। करेगा। ठीक है ना। हम्म बट आप रिस्क की डिसीजन आप नहीं लेते हो, रिस्क पॉलिसी कोई और बनाता है, क्रेडिट मैनेजर या क्रेडिट हेड कोई और होता है। ठीक है ना। हम्म पैसा ला के देने वाला और पैसा जो है बाद में वसूलने वाला कोई और होता है। ठीक है। हम्म। मतलब आप समझो कि सीएफओ या जो भी फाइनेंस के पर्सन जो है वो कभी भी लोन देने का डिसीजन नहीं लेते। सही बात है। ठीक है ना। तो आप हायरार्की और लेवल्स डिसाइड कर देते हो, बट एक्चुअल में जो है सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन होगा, उस रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके साथ होगी, ये किसी को नहीं पता होता है। बात है। वंस यू टुक द डिसीजन, जब तक आप उस सर्विस में हो, जब तक आप उस समय कुर्सी पे बैठे हो, जिस दिन आपका प्रमोशन हुआ या आप ट्रांसफर हुआ या आपने कहीं और जाने का विचार किया, वो रिस्क वहीं खत्म हो गया। सही बात है। वो हाँ। आदमी गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही बात है। हाँ। जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं हम्म था। पहले तो आप कंटिन्यूटी आपकी आपकी रहती थी सर्विस में, लंबे समय तक आप ऑर्गेनाइजेशन को देते थे। ठीक है ना। तो आपको रिस्क, आपको कंपनी का रिस्क लेने की कैपेसिटी समझ में आ जाती थी, आपको ये भी समझ में आ जाता था कि पोर्टफोलियो कैसे बिहेव करेगा। आप पोर्टफोलियो को, आप उसके बिहेवियर को एक्चुअल में आप अपनी आंखों से देखते थे, आप सही उसके बात है। पैटर्न को समझते थे। पर नाउ अडेज ऐसा नहीं रह गया है। आपको पोर्टफोलियो देखने की फुर्सत ही नहीं है आपके समय। सही बात है सर। ज्यादा से ज्यादा आप क्या, हम्म, हमने जो केसेस सैंक्शन किए हैं, जो डिस्बर्स करवाए हैं, या बस बस। मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ उस ज्योग्राफी पे जो, हम्म तो आपको आपको क्रेडिट और रिस्क बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, आपको वो केस समझ में आता है। हम्म आपको समझ में नहीं आएगा कि, या यहाँ पे अगर आप पोर्टफोलियो, फिर भी मार्केट में काफी लोग, अच्छे लोग हैं जो हम्म क्रेडिट मैनेजर्स हैं, जो पोर्टफोलियो अच्छा तरीके से समझते हैं। फिर हम्म। आता है कि चलो ठीक है, एक बाउंस वाला केस भी, अगर किसी के रिपेमेंट में एक बाउंस है तो उस रिस्क को भी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, या हाँ, 2 बाउंस रीजन। है तो मैं इस कंडीशन के साथ उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल। और बहुत अच्छे क्रेडिट मैनेजर और बहुत अच्छे रिस्क मैनेजर्स हैं आपने आपके साथ, जिनको डॉक्यूमेंटेशन समझ में आता है, जिनको लीगल की भाषा भी मालूम है कि इम्पोर्टेंट। इस एंटिटी के साथ या इस पर्पस के साथ अगर हम अगर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो हमारा केस जो है कल को डिफॉल्ट होने के चांसेस, एक्चुअल में जो है, आप जो क्रेडिट में मैनेज करते हो, आप डिफॉल्ट मैनेज नहीं करते हो, आप सिर्फ इमीडिएट डिफॉल्ट मैनेज कर रहे हो। ओके। मैं कहूंगा कि 15 साल का अगर लोन है, होम लोन की बात कर रहा हूँ खास करके जो है, ठीक है ना। मैं पर्सनल लोन में तो जो है आपके ईडब्ल्यूएस के सिग्नल्स अलग हो जाते हैं, पर होम लोन के केस में आपके अर्ली वार्निंग सिग्नल्स अलग होते हैं। तो आप अगर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को देखोगे होम लोन के केस में, यू कांट से कि ये केस अगले 15 साल तक कभी भी बाउंस नहीं होगा या डिफॉल्ट में नहीं जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो कि 1 से 2 साल तक नहीं बाउंस होगा। ठीक है ना। बस आज के उसके समय ऊपर नहीं में बता जॉब, सकते। सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी क्या है, इनकम की। यस सर। जो अगर पहले क्या था कि अगर आप सैलराइड हो तो आप सबसे ज्यादा जो है सिक्योर्ड मार्केट था वो। आज के समय में ऐसा नहीं है। नहीं है। एवरी ईयर यू आर चेंजिंग योर जॉब, एंड हम्म, समटाइम्स you are gaining the skills, and sometimes you don't get time also to upgrade yourself. सही आप बात। सिर्फ अच्छी सैलरी के लिए जॉब चेंज कर लेते हो। कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आगे जाके जो है फिर उसके अलग ही जो है रिजल्ट निकलते हैं। सही बात। ठीक है। और आज फिनटेक कंपनियां और नाउडेज जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, स्टार्टअप कंपनीज क्यों नहीं बहुत ज्यादा सर्वाइव कर पा रही है, यही कारण है सर, बिल्कुल सही बात। इसी के लिए। तो हम्म फिर आपके जो है, फिर ये आपको मालूम पड़ जाता है कि सैलराइड मार्केट भी बहुत ज्यादा सर्टेन नहीं है आपके साथ। हम्म तो आपने अगर डॉक्यूमेंटेशन और चीजों को अच्छे से समझ लिया है, आपने आईआरआर पैटर्न को समझ लिया है, जो बेसिक बेसिक जो है आईआरआर हम्म को जो है 50 से, कभी भी होम लोन के केस में अगर आप बेसिक पे जाओगे तो आईआरआर 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। बट नाउ इट इज वी आर लेंडिंग ऑन 65% ऑल्सो। यस सर, इवन सही बात। कुछ लोग तो इसके ऊपर भी चले जाते हैं, बिकॉज वो बियॉन्ड भी फ्यूचर चले। इनकम कर लेते हैं। हम्म। 1 साल के बाद इसकी सैलरी बढ़ जाएगी 30% से। हाँ 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 हाँ। ठीक है ना। तो मैं तो कहूंगा कि जो अपने हाथ में है वही अपना है, बाकी सब सपना है। बिल्कुल। बेस्ट हाँ। लाइन सर। तो फिर उसके बाद सेकंड टाइम में अगर सेकंड डॉक्यूमेंट आ जाता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड के केसेस में, या जो अब आप अफोर्डेबल सेगमेंट में एक्चुअल में डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे कि आपको इनकम के नहीं लिए, करते। आपको आपको तो डॉक्यूमेंट सिर्फ कंप्लायंसेस के लिए चाहिए कि आपने इनकम देखा था, या उसको किस बिल्कुल। सेगमेंट में रखना है, वो उसकी उस डिसीजन तक जाने के लिए आपको जानना है। अदरवाइज हम्म आपको साल या 2 साल जो भी समय होंगे, कहीं हम्म ना कहीं वो डिफॉल्ट करेगा ही करेगा। हम्म। सो अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि कलेक्शन उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन आपने लोन देने का डिसीजन ले लिया है। तो लोन एग्जैक्टली देते समय एग्जैक्टली। जो डॉक्यूमेंटेशन आपने किया है,
आपकी आगे जाने के उस बोरोवर के साथ जो लोन लाइफ लाइफ साइकिल चलेगा, उसको मैनेज करने के लिए उतने इजी हो जाएगा आपके लिए। ग्रेट सर, ग्रेट। जी। हाँ, और आपकी अगर अपनी इंटरनल पॉलिसीज भी जो है, क्रेडिट पॉलिसी भी थोड़ी बहुत अप्रोचेबल होनी चाहिए कि बोरोवर भी आपको अप्रोच कर सके। बिल्कुल सही बात। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ब्लैक बॉक्स अंडरराइटिंग की तरफ जाते हैं। सारी क्रेडिट पॉलिसी एक सिस्टम में जो है बिल्ड कर दी गई है और सिस्टम बता देता है कि इसकी ये स्कोरिंग है, इसलिए इसको लोन दे दो। बिल्कुल, यही ये करते हैं ये ज्यादातर लोग। पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं आएगा। दैट मीन्स यू हम्म। डोंट नो योर बोरोवर, जबकि बेसिक कंडीशन है नो योर कस्टमर, यस सर। नो योर वो बोरोवर। बेसिक बेसिक कंडीशन है। तो ऑलवेज इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब भी बात करो, आप हमेशा बेसिक्स पे बात करो। क्रेडिट हम्म। में जो है बेसिक्स जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, हम्म, डॉक्यूमेंटेशन उतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे और बोरोवर उतने ज्यादा फोर कॉर्नर में आएगा, उसका और हमारा एक्सपीरियंस उतना अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात। जी। सर मैं ये समझना चाहता था, जैसे अभी हमने डॉक्यूमेंटेशन की बात की, तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं या ऐसी कौन सी लीगल मिस्टेक्स हैं जो कि आगे चल के जिनकी वजह से हमें रिकवरी करने में डिले होता है, और एज अ क्रेडिट मैनेजर हम सैंक्शनिंग स्टेज में उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते सैंक्शनिंग स्टेज पे जो प्रिवेंट करने के लिए क्रेडिट मैनेजर के पास सबसे अच्छा जो पॉइंट आता है, ठीक है ना, वो होता है ऑलवेज डिस्क्लोज योर फैक्टर्स। हैं? आप अब किस रेट पे उसको लोन सैंक्शन कर रहे हो, आप बता दो हम्म। उसको। कितना अमाउंट, क्या हम्म। क्वांटम आप दे रहे हो, फ्लोटिंग पे हम्म। दे रहे हो, सैंक्शन कर रहे हो या फिक्स पे कर रहे हो, आप बता दो हम्म, उसे। जो भी है क्लियर कम्युनिकेट कर दो। हाँ, आप अगर आपने क्लियर, नॉर्मली क्या होता है कि बैंक्स में ये कम्युनिकेट करने की जिम्मेदारी सेल्स के ऊपर होती है। यस सर, होती ठीक है। है ना, फिर मैंने वही कहा कि ब्लैक बॉक्स अंडरराइटिंग पे आप जाओगे तो आप फंस जाओगे। सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। सही बात। यहीं पर जो है थोड़ी सी तकलीफें आती हैं। हम्म। अब चूंकि ये मार्केटिंग और कंपटीशन का भी जमाना है, तो हम्म। बहुत बहुत बैंकों की प्रोसेस और पॉलिसी इसमें बहुत डिफर करती है। हम्म। ठीक है। सो अब यहाँ पर यहाँ तक कि आरबीआई ने तो कहा है कि आपने डिसीजन लेते समय जो सिविल स्कोर कैसे डिस्क्लोज कर दो। ठीक है। हम्म। सैंक्शन लेटर मोस्टली होना ये चाहिए कि सैंक्शन लेटर जब क्रेडिट मैनेजर साइन करे तो वो कोशिश करे कि बोरोवर उसके सामने साइन कर दे। हाँ सर, वो सबसे बेटर हो। यहीं पर जो है इस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहीं पर है। लेने वाला और हम्म। देने वाला दोनों जो है एक पॉइंट पे आके एग्री हो जाएंगे दूसरे के साथ। हम्म। इसी को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। पर ठीक है, ज्योग्राफिकली जो है कभी, लेकिन टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको हेल्प करती है। आप ई हम्म। साइन भी करवाते हैं, और आजकल टेक्नोलॉजी तो यही कहती है और प्रोसेस लगभग सभी बैंकों की यही है कि मैनुअल इंटरवेंशन इस लेवल पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्लोजिंग फैक्टर्स होने चाहिए आपके साथ। और डॉक्यूमेंट जो है अगर प्रॉपर साइन हो गए हम्म। तो विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्री फिल तरीके से जो है अगर हो गए, जैसे हम फॉलो करते हैं आज के समय में, प्री फिल हम्म। तरीके से हो गए, तो बोरोवर को भी अंडरस्टैंडिंग उसी समय हो जाएगी कि बिकॉज क्रेडिट क्या है, लोन क्या है, लोन क्या है ना, बोरोवर लेता नहीं है, अवेल करता है। उसके लिए टर्मिनोलॉजी है अवेल करना। कभी कभी आप लोन खुद नहीं लेते हो, आपके पैसे आपके खाते में नहीं आएंगे, पैसे किसी और के खाते में जाएंगे। होम लोन के केस में बिल्डर के खाते में जाएंगे। ओके, गॉट इट, तो गॉट इट। यू नेवर टेक द लोन, यू अवेल द लोन, हम्म। यू अवेल द फैसिलिटी। ओके। हम्म। ठीक है ना। हम्म। हाँ, आप लोनी हो सकते हो, आप बेनिफिशियरी नहीं हो सकते हो। हम्म। ठीक है। होता है तो सर। इस ऐसे टाइम पे कंडीशन आपको सुबह समझनी होगी। और ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं जिसमें क्योंकि होम लोन का मार्केट शेयर आज के समय में सबसे ज्यादा है, सिक्योर्ड लोन का सबसे ज्यादा है, अनसिक्योर्ड लोन का शेयर ही धीरे धीरे घटता चला गया कोविड के बाद से। होता जा रहा है। तो जितने भी सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये चीजें अगर आपने बेसिक डॉक्यूमेंटेशन पे आ गए, क्योंकि क्रेडिट के टाइम पर यही डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो पोस्ट सैंक्शनिंग कई सारे डॉक्यूमेंटेशन है जो समझने होंगे कि एग्जैक्टली बोरो, जैसे आपने कुछ एलएसआर या टीएसआर देखते हैं, टेक्निकल रिपोर्ट देखते हो आप, क्रेडिट मैनेजर, आप उस डॉक्यूमेंट को कितना पढ़ रहे हो, उसके जो भी मेजर्स दिए गए हैं, उसके जो भी इनपुट्स दिए गए हैं, उसको कितने अच्छे तरीके से माइनट्स को कितना समझ रहे हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं कि अगर आपको 1,000 स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट लोन करना है और 1,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट का लोन देना है, दोनों में फर्क है। और कोई प्लॉट प्लस अंडर कंस्ट्रक्शन या प्लस कंस्ट्रक्शन पे जो आपको लोन देना है तो उसके मेजर्स अलग होंगे, और फ्लैट या बंगलो के आपके मेजर्स अलग अलग होंगे, बिल्कुल सही बात। अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होगी। तो इसलिए आपको आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, सिविल हो गया, लीगल सर्च रिपोर्ट हो गया, टेक्निकल सर्च रिपोर्ट हो गया, इन्हें अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और उसको बाद जो आप अपने लोन को सैंक्शन कर रहे हो, ठीक है ना। मोस्टली बहुत सारे केसेस में एक्चुअल में जो ये डॉक्यूमेंट बाद में आते हैं, सैंक्शनिंग के बाद आते हैं, पर फाइनेंस सेक्शन के टाइम पर ये आ जाते हैं। आ आजकल जाते हैं सर, सैंक्शनिंग भी तभी दो होता तरीके है। से होती है। हाँ, आजकल सॉफ्ट सैंक्शनिंग भी सेंक्शन, दो हार्ड तरीके से होती है। सेंक्शन। हाँ, आईपीएस, इन प्रिंसिपल सैंक्शन एंड आईपीएस। फाइनल फाइनल सैंक्शन, सेंक्शन। अलग अलग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जार्गन्स अलग अलग है, बट एक्चुअली मतलब यही है कि
क्रेडिट मैनेजर ने एक बार इनकम के बेसिस पे सैंक्शन कर दिया और उसके बाद होल पूरा केस देख के जो है सैंक्शन कर दिया। ठीक है। होता और एक बार होता है कि केवल डॉक्यूमेंट पे आपने सैंक्शन कर दिया और सिस्टम में जाके सैंक्शन कर दिया। आजकल ये कई सारे हम्म, चार्जेस चलते हैं। ये भी होता है। जी। ठीक है। तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आपको कंप्लीट करने की समझ आपको समझ में आ जाती है। आपको हम्म, वहां पर इनकम रेशियो समझ में आ जाता है। आपको ईडब्ल्यूएस के जितने भी सिग्नल है ना, अर्ली वार्निंग सिग्नल, यही हम्म, मिल जाते हैं। हम्म, हम्म, आपने जैसे ही एलटीवी बढ़ाई, आपने आईआरआर बढ़ा दिया, आपने जो निम मेंटेन करना था, जो आईआर सॉरी इनकम रेशियो नहीं, अपना इंटरेस्ट रेट जो मेंटेन करना था, अगर आपने उसके भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये केस स्ट्रेस में है। हम्म, फिर आपने कोलेट्रल बार बार चेंज कर दिया, कोलेट्रल के जो है कैलकुलेशंस बार बार चेंज हो गए, तो आपको यहां भी समझ में आ जाएगा। फिर या तो बोरोवर जैसे एंटाइटीज जो है, पहले पहले वो जो है सेल्फ एम्प्लॉयड था, सॉरी, वो पहले वो प्रोपराइटर था, बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ रही है, या पहले वो अकेले था बाद में डायरेक्टरशिप पे आ रहा है, तो ये सब हम्म, डॉक्यूमेंटेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इस केस में। दिक्कत चल रही यहाँ पे एक बेसिक चीज मैं हमेशा बताना चाहूंगा कि ऑल एसेट होल्डर, जितने भी इस प्रॉपर्टी का मालिक हैं, वो लोन पे जरूर होने चाहिए। अगर आप सिक्योर है। प्रॉपर्टी जो है माता जी के नाम पर है और बेटा लोन ले रहा है, तो बेटे के साथ साथ माता जी भी आएंगी, भले उनकी इनकम हो चाहे ना हो। हम्म, हम्म। जी। सर, एक चीज और है, क्योंकि ये मैं सुनता रहता हूँ अपने कलेक्शन डिपार्टमेंट को लेकर के काफी सारे मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग सेल्स के दिमाग में, क्रेडिट के दिमाग में, अदर डिपार्टमेंट्स और कस्टमर के दिमाग में, सबके दिमाग में ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा मार्केट में कलेक्शन के बारे में गलत फैली हुई? ठीक है। ये है। सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन जो लोगों के मन में होता है कि कलेक्शन वाले मतलब गुंडे हैं। हाँ, वही वही मैं आपसे क्लियर करवाना चाहता हूँ सबके उसको सामने। और तरीके से जो है कहें कि लोग बोलते हैं सर लीगल रिकवरी करो, कलेक्शन तो इलीगल रिकवरी है। हम्म, ठीक है हम्म, ना, तो उसको लीगल और इलीगल में बांट देते हैं। हम्म, मेरा अपना मानना है, अगले पिछले 20 सालों में जो मैंने खुद भी महसूस किया है और अपने अनुभव से मैं कहूंगा, कलेक्शन डिपार्टमेंट मेरा अपना मानना है बैंक का या उस फाइनेंस कंपनी का सबसे लास्ट रिसॉर्ट है। हम्म। और सबसे ज्यादा जो है, अगर किसी डिपार्टमेंट में लोग टिके रहते हैं, वो कलेक्शन है। यहाँ पे आपको लॉन्गेविटी कभी भी ज्यादा दिखेगी। यस सर, और मोस्ट दिखते हैं। डिसिप्लिन, मैं मोस्ट डिसिप्लिन इसलिए कहूंगा बिकॉज यही डिपार्टमेंट है जो हार्ड कैश के साथ डील करता है। सही बात। ठीक है ना। फिर भी आपको करप्ट रिपोर्टिंग जो है बहुत कम मिलेगी, या ना के बराबर मिलेगी। ना के बराबर नहीं, बिल्कुल सही। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि कभी गलत लोग यहाँ नहीं होते हैं, होते हैं। ठीक है ना। एक्सेप्शंस और ऑलवेज लेकिन देयर। लेकिन वो एक्सेप्शंस फिर हर जगह होते हैं। हाँ, हर डिपार्टमेंट में होता लेकिन है, बिल्कुल सही। लेकिन आपको अगर कोई डिपार्टमेंट मिलेगा, बिकॉज इसको ये यहाँ पे आके ये लागू कहलाता है। यहाँ पे इस डिपार्टमेंट को कब मालूम पड़ता है कि कोई चीज हुआ है, जब सब कुछ हो चुका होता है। फिर रिवर्स होके जो है हर चीज और सारी इंक्वायरीज सारी जो भी करनी है। एक तो एक टारगेट ओरिएंटेड जॉब है। यहाँ जो है कहानियों से जो है पेट नहीं पलता, पैसे तो सही आने बात है सर, चाहिए। बिल्कुल पैसे नहीं बिल्कुल। आएंगे तो कहानियों से यहाँ पेट नहीं चलता। हम्म, जितने भी आपने पन्ने भरे हुए हैं डिसीजन के, ठीक है ना, जिस भी लेवल पर, वो यहाँ कहीं काम नहीं आते। हम्म, 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 यहाँ तो उसके बियॉन्ड जाके देखना पड़ता है आपको। आपको डॉक्यूमेंटेशन, यस डॉक्यूमेंटेशन तो रेफर करना ही करना है, बिकॉज वही है तो आपका बाइबल है। तो आपको मार्केट की प्रैक्टिस पता होनी चाहिए। उस लोकल लेवल पे जाके माइक्रो लेवल पे क्या वहां पर जो है उठापटक चालू है, वो आपको पता होनी चाहिए। फिर आपके अपने लीगल जो है पूरे पता होने चाहिए आपको। अपनी आपकी अपनी क्रेडिट पॉलिसी, समय समय पे कितनी बार पॉलिसी चेंज हुई है, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी सेल्स प्राइसिंग और सेल्स पॉलिसी भी जो है आपको पता होती है। तो मतलब सेल्स, क्रेडिट और लीगल और टेक्निकल, जब ये चारों चीजों का एक साथ मिश्रण हो जाता है, तब जाके कलेक्शन टीम हो तैयार जाता होती है। है। एक सही बिल्कुल कलेक्शन सही बात। स्ट्रेटेजी तैयार होती है। तब एक्सीलेंट। जाके मैंने जो अभी स्टार्टिंग में जब हमने जो डिस्कशन किया था कि ये स्ट्रेटजी इसी में डिपेंड करती है कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को, आप अपने पॉलिसी को, आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को कैसे कितना अच्छा समझते हो। उससे भी बड़ी चीज कि आप अपने लोगों को कितना समझते हो। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। क्योंकि हमें हर किसी के साथ डील करना होता है। तो जिस तरीके से आप डील करते हो आपको समझ में आ जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। बिल्कुल सही बात। तो ग्रेट। आपके प्रश्न इसका एक ही जवाब हम्म, में जो है आज के समय में पूरे इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज इकोनॉमी में पैसे जो है आते ही यहीं से हैं। उस डिपार्टमेंट में बिल्कुल सही यस। बात। ठीक है। ग्रेट, ग्रेट।
सर मेरा बस एक लास्ट सवाल आपसे ये है, ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से जैसे हमारा क्रेडिट डिपार्टमेंट है, तो इसमें कौन सी एक और रिस्क मैनेजमेंट की चेकिंग की लेयर ऐड होनी चाहिए, पहला। दूसरा, हाँ। आप एज अ क्रेडिट, आपने भी क्रेडिट में काम किया है और आपने हम्म, इतना हम्म, इंडस्ट्री को देखा है दोनों नजर से, कलेक्शन और क्रेडिट। हम्म, आप एज अ क्रेडिट मैनेजर, हम जो नए क्रेडिट मैनेजर्स हैं जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, या 2 साल, 4 साल का एक्सपीरियंस, उनको क्या हम्म, एडवाइस करना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपनी पीडी डिजाइन करें, ड्यूरिंग पीडीयू ऐसा क्या सवाल करें या ऐसी क्या प्रैक्टिस फॉलो करें जिससे हम्म, इंटेंशन समझ में आने के चांसेस बढ़ जाए और एनपी होने हम्म। के चांसेस कम हो जाए। इस पे हम एंड करेंगे, मैं ये आपसे जानना चाहता ठीक है। मैं इसको क्रेडिट और कलेक्शन दोनों प्रोस्पेक्टिव से बताऊंगा। हूँ। यस सर, एग्जैक्टली। ठीक है। मैं अपने सभी जो नवांगो साथी आ रहे हैं, जो भी जिन्होंने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, मैं उनसे एक चीज बहुत फॉरमोस्ट कहूंगा कि क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरो। हम्म और वो सभी स्टेक होल्डर से पूछो। हम्म। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, बोरोवर या जो एप्लीकेंट है वो आपको सही चीजें नहीं बताएगा। नहीं तो बताएगा। और आप जिस लेवल पे आप पीडी करने जा रहे हो, अगर आपने डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछे, तो ध्यान रखना कि आपको आंसर भी डिप्लोमेटिक मिलेंगे। एग्जैक्टली। इसलिए कोशिश करो कि राइट क्वेश्चन पूछने की। हम्म हम्म यहां पर आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछो और ये क्वेश्चन मत पूछो। इसी से हम्म आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमने तो पहले कई क्रेडिट मैनेजर के साथ काम किया है, उनके अंडर में सीखा हुआ है। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है हमने लेडी बोरोवर, जेंट्स बोरोवर, लेडी बोरोवर, जेंट्स बोरोवर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक समय में जो है लेडी बोरोवर के साथ बात करने के लिए तो अलग टीम होती थी। बाद में समझ में आया कि जो सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड के अलावा और भी बहुत सारे मार्केट हैं, सेगमेंटेशन है, जहां हम्म आप बात कर सकते हो। हम्म। ठीक है। तो देखना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यही कि नो योर कस्टमर। और नो योर नो कस्टमर योर। जो है सिर्फ डॉक्यूमेंट या पैन कार्ड या आधार कार्ड के बेसिस पे नहीं हो सकता। हम्म। आपको जो तीन ट्रिपल सी जो है, मेजरली जो ट्रिपल सी कितना भी माइनट कर दो तो ट्रिपल सी आपको समझना ही पड़ेगा। कैरेक्टर ऑफ द बोरोवर, कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर एंड कोलेटरल ऑफ द कलेक्टर ऑफ बोरोवर। द। ठीक है ना। एग्जैक्टली। इन तीन चीजों को समझने के लिए आप वो सारे क्वेश्चन पूछो। हम्म और क्वेश्चन पूछने से बिल्कुल मत डरो। और ये बोरोवर से पूछो। उसके बाद जिस पार्टी ने उसको सोर्स करके दिया हुआ है, मे बी वो सेल्स का पर्सन हो, डीएसए हो, इंटरनल टीम हो, एक्सटर्नल हो, कोई भी हो, हम्म अगर आपके कांटेक्ट में है और आपकी 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 इंटरनल गाइडलाइन कहती है कि आप उनसे बात कर सकते हो, देन डेफिनेटली आस्क एंड डोंट गो ऑन द हम्म पैटर्न्स। हम्म डोंट इग्नोर द पैटर्न। हम्म अगर आप पैटर्न को इग्नोर कर दोगे तो भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। और अगर सिर्फ पैटर्न पे जाओगे कि यार तो इसके भी तो नहीं कर चार में पाओगे। से एक फाइल तो हमेशा अच्छी निकलती है, हम्म तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं हो सकती। हम्म। ठीक है ना। तो आप हमेशा हर केस को एक मुकम्मल केस की तरह से देखो। अगर आपने हर केस को एक मुकम्मल केस देखा और सिर्फ डेटा ना देखा जो है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस केस में क्या होना है। सिर्फ डेटा पे मत जाइए। हम्म तो अब क्या होता है, पीडी कई तरीके की हो गई है। टेली पीडी हो गई है, इसके अलावा जो है आप पर्सनल पीडी भी करते हो। और अगर आपकी प्रोसेस और पॉलिसीज मैकेनिज्म आपको अलाउ अलाउ करते हैं, तो ऑलवेज इंसिस्ट ऑन फिजिकल डिस्कशंस। इवन आप यस सर। यूट्यूब या सॉरी जूम पे भी जो है आप वीडियो कॉल्स पे भी चाहो तो बात करो, लेकिन एक्चुअल में बोरोवर को मिलो और हम्म। उसे डॉक्यूमेंट करने की आदत रखो। वट एवर यू आर डिस्कसिंग विद द बोरोवर, ट्राई टू डॉक्यूमेंट इट। ये दो चीजें मेरे लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक, आस्क द क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट द आंसर। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर, यस। आपने इतना टाइम दिया और काफी सारी चीजें ऐसी आपने बताई जो कि मेरे लिए भी बहुत नई है, और जो लोग देखेंगे इसको, जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। Sravan, I'm thankful. You are doing wonderful job. Thank you.